दोस्तों, इस वीडियो में आज केवल दो खबरों पर बात होगी और दोनों खबरें ही आपको चौंका देंगी। मैं आरिफ खान एक बार फिर क्राइम एक्सप्रेस न्यूज रूम से आपके सामने नए मुद्दों और ताज़ा खबरों के साथ। लाशों के सौदागर, लाशों के व्यापारी। आप सोचते होंगे क्या सचमुच ही व्यापार होता है? हाँ, होता है। और दूसरी खबर पर जो चर्चा होगी वो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। जिन दवा विक्रेताओं पर यानी जिन मेडिकल और फार्मेसी वालों पर आप भरोसा करते हैं और वहाँ से दवाएं लेते हैं, अगर वही लोग आपके जीवन के साथ, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करें और आपको असली की जगह नकली दवा दे दें, यानी जिस मर्ज़ के लिए आपको जो दवा इस्तेमाल कर रहे हैं वो दवा ही नहीं मिले, तो फिर आप भरोसा कैसे करेंगे? कहाँ से दवा लेंगे? ये खेल कैसे हो रहा है, कैसे चल रहा है और इस खेल से कैसे बचा जा सकता है? सबसे पहले शुरुआत करते हैं लाशों के सौदागर से। लाशों के सौदागर सचमुच मौजूद हैं और हमारे और आपके बीच में है। इस छोटी सी स्टोरी को हमने बड़ी मेहनत करके तैयार किया है। आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आजकल एक लाश की कीमत 50,000 रुपये चल रही है और जो लोग ये धंधा कर रहे हैं उनका कहना यह है कि एक महीने में 40 से 50 लाशें वो बेच देते हैं। दरअसल खेल की शुरुआत ऐसे होती है कि मेडिकल कॉलेजेस में जिन डॉक्टर्स के लिए लाशें लाई जाती हैं, उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, आजकल जो दान करने का जो सिस्टम है वो थोड़ा सा कम है, या लोगों को उस प्रकार से लाशें मिल नहीं पा रही हैं या अस्पताल तक नहीं पहुंच रही हैं। तो उन लोगों के लिए, उनके काम के लिए उन अस्पतालों ने बाकायदा अपने दलाल छोड़ दिए हैं। होता यह है कि जो लावारिस लाशें जो मिलती हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया वहाँ पे जाके किसी जगह पे, तो उनको जो लावारिसों में रखा जाता है, तो कानून के अनुसार जिस तरह से इसमें 72 घंटे तक अगर यदि किसी लाश का कोई क्लेम नहीं होता तो उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जैसे मोर्चरी में लाश रखी होती है, अगर 72 घंटे तक कोई नहीं आता है तो फिर उसको निगम के हवाले कर देते हैं, नगर निगम के हवाले कर देते हैं। समाज सेवी संस्थाएं या नगर निगम की तो ड्यूटी है उनका अंतिम संस्कार करने की। खेल यहाँ पर यह भी है कि अंतिम संस्कार का बाकायदा कागज़ों में इंदराज होता है और उसका भी पैसा लिया जाता है, लेकिन उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, बल्कि उन लाशों को कहते हैं कि दलालों के ज़रिए उन मेडिकल कॉलेजों में पहुँचा दिया जाता है। इसके बारे में जो हमारे पत्रकार साथी हैं उन्होंने जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन किया है, जिस तरह से जांच की है, वो आपके सामने मौजूद है। देखिए, मकान, दुकान या फिर कफन, अभी तक आपने सब बिकते देखे होंगे, लेकिन यूपी में लाशें बिक रही हैं। खुद ही सुन लीजिए। उस समय 1.5 का चल रहा था। 1.5 लाख रुपए दे के जाते थे। हैरान मत होइए, इस काले धंधे में पुलिस वाले भी शामिल हैं। थोड़ा सा अभी बात करें, साफ से बात भी करनी है दोस्तों, लाशों के सौदागर यूपी के कई जिलों में फैले हैं, लेकिन लाश बिक क्यों रही है और ये पूरा धंधा चलता कैसे है? बस इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने 15 दिनों तक इन्वेस्टिगेशन की। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत हुई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से मिले एक इनपुट से। यहाँ के कुछ दलालों ने बताया कि कई सालों से मेडिकल कॉलेज को बॉडी दान में नहीं मिल रही है, जिससे मेडिकल छात्रों को प्रैक्टिकल करने में दिक्कतें आने लगी और इसी का सॉल्यूशन निकाला गया लाशों का सौदा करके। इसके लिए टारगेट बनी लावारिस लाशें। फिर हमें पता चला कि ये नेटवर्क बरेली और लखनऊ में तेजी से चल रहा है, तो हम बरेली जिला अस्पताल की तरफ निकले। यहाँ पोस्टमार्टम हाउस में हमारी मुलाकात सुनील से हुई। सुनील जिला अस्पताल में संविदा पर काम करता है। सुनील से हमने दलाल बनकर कहा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को डेड बॉडी पहुँचानी है, तो उसने हमें शाम को पोस्टमार्टम हाउस से 300 मीटर दूर चौराहे पर मिलने बुलाया। उसने किसी पुलिसकर्मी को हमसे मिलवाने की बात कही। चाहे तो कहो तो हम कल आ जाएं साहब से बात करवा के, क्योंकि ये देखो पर्सनली एक बात होगी साहब से। ऐसा नहीं है कि बच्चे सामने, क्योंकि अगर उस चीज से मानेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। जो हमारा थाना खेती की होनी है। हाँ हाँ, वही और दूसरे हमें कोतवाली नहीं आता था। मैंने आपको कोतवाली नहीं आते, सबसे ज्यादा कोतवाली नहीं आते। हमें मालूम है, पूछो इनसे, पोस्टमार्टम करके लिए रेट आ गया 45,000 का। अच्छा, 45,000 का। ये कौन एक है? आप भी नौकरी करें, हम भी नौकरी करें, ये भी नौकरी करें। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ना हो किसी की नौकरी के बाद आए। ना बात ये नहीं है, बात ये थोड़ा सा अभी बात करें, साफ से बात भी करनी मुझे पड़ेगी।
कोतवाली में ऐसा क्यों देखो हम अच्छा काम नहीं करना है ना। अब उनसे आप बात कर लें, हम क्या बात करेंगे? नहीं नहीं हम ही नाम आपको क्या नाम है? मेरा नाम नरेंद्र। कोई नाम आई है इस समय? कोई नहीं, इस समय खाली है। आप कल आ सकती है, अभी इस समय के बाद ठीक है। आती रहती कभी कभी 4-4-5-5 दिन। सिपाही नरेंद्र ने हमें ये भी बताया कि पहले पोस्टमार्टम करवाने की जिम्मेदारी उन्हीं के पास रहती थी। ये अभी हुआ, पहले पूरा प्लान मेरे ऊपर ही था। पोस्टमार्टम कराना पूरा मेरे साथ। खैर चलते चलते सुनील ने ये भी बताया कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे, तभी ठीक रहेगा। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम पूरे ऊपर से लेके चलेंगे। क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, पहले तो हम जाके स्पेशली हम कोतवाल साहब से मिलूंगा। पहले रितेश कपिल जी थे, बहुत टाइम हो गया। कौन? रितेश कपिल जी। अच्छा कोतवाल साहब। ये नेटवर्क कई और जिलों में फैला हुआ है। लखनऊ में भी और सीतापुर में भी और हरदोई और आपके इधर क्या नाम है पीलीभीत, मुरादाबाद में, ये जगह सब जगह लखीमपुर खीरी, ये सब हमारा जो है जितने भी लगे हैं करने वाला। देखो ऐसा है, थाना इन्वॉल्व नहीं होगा तो मिलने को कोई मतलब नहीं। इसके बाद हम पोस्टमार्टम कर्मचारी सुनील के साथ कार में बैठे और थोड़ा आगे बढ़े। हमने इस प्रोसेस को और गंभीरता से समझने की कोशिश जारी रखी। बरेली में PSP, TSP हर जगह से आती है, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि 72 घंटे के बाद 100 में से एक आधा ऐसा होता है जिसका कोई बारिश आ जाता है। मतलब 72 घंटे के बाद कोई नहीं आता है। देखो ज्यादा रेट मिलता है, हम तो ज्यादा ही दे रहे हैं। अरे बहुत कम दे रहे हैं आप। अभी पुराना रिकॉर्ड देखा जाए, लिखित में है वो भी। मतलब कितना? उस समय 1.5 का चल रहा था। 1.5 लाख रुपए? 1.5 लाख रुपए दे के जाते थे। और उस समय राम मूर्ति वाले, उस समय की बात है। महीने में कितनी निकल जाती है? कितना बच जाता होगा? महीने में ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्यादा बहुत ज्यादा तो 30 से 40 लाख है बस। अब ये भी जान लेते हैं कि लावारिस शवों को लेकर नियम क्या है। दरअसल जब पुलिस को शव मिलता है तो सबसे पहले उसका पंचनामा करते हैं, फिर शव की पहचान करने की कोशिश की जाती है। अगर 72 घंटे तक पहचान न हो तब शव को लावारिस मानकर पोस्टमार्टम करवाते हैं। इसके बाद नगर निगम को सौंप दिया जाता है और अंतिम संस्कार होता है। और खेल भी इसी के बीच में होता है। शव के लावारिस होने का पता चलते ही थाने से सिपाही और अस्पताल से दलाल एक्टिव हो जाते हैं। फिर कागजों में शव का अंतिम संस्कार भी करवा दिया जाता है और इसका खर्च भी अपनी जेब में रख लेते हैं। इसके बाद शव के खरीदारों से 40 से 50 हजार रुपए में डील होती है। इसका कट अधिकारी से लेकर दलाल सभी में बढ़ता है। इस मामले में हमने बरेली CMO और SSP से भी बात की। उनका कहना था कि अगर ऐसा कोई मामला सामने आता है तो जरूर कार्रवाई की जाएगी। हमने इस पूरे मामले का लीगल पक्ष समझने के लिए वरिष्ठ वकील अरविंद वर्मा से बात की। उन्होंने हमें बताया कि ऐसे मामलों में 1 साल की सजा और जुर्माने का भी नियम है। अब सवाल ये है कि प्रदेश के कई जिलों में चल रही सौदेबाजी पर रोक कब लगेगी, क्योंकि जिस खाकी पर लावारिस लाशों के अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी है वही उनका सौदा कर रही है। नकली और नशीली दवाओं के बारे में आप सुनते रहते हैं। रामपुर में बहुत बड़ा नेक्सस है जो चल रहा है। 1 साल पहले एक खबर थी जैसे कि यहाँ पे जैन सर्जिकल पे जो छापा मारा था, वहाँ पर कई लाख रुपए की नहीं बल्कि करोड़ रुपए से ऊपर की दवाएं मिली थी, नकली नशीली दवाएं। और अभी 3 दिन पहले जो मोरी गेट पर जो छापा मारा गया, वहाँ पर करीब 18-20 लाख रुपए की कोडीन वाली दवाएं मिली हैं। वो दवाएं नशीली दवाओं के नाम से उनको जो है सीज़ किया गया है। अब उसमें फार्मूला है कितना है क्या नहीं है ये तो बात की बातें हैं। बहरहाल पहले जो उनकी जो शर्तें हैं, जो मानक हैं, उसके अनुसार वो पूरी नहीं थी, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई। नकली दवाओं का मतलब ये है कि जिस दवा में जो फार्मूला है, जितनी पोटेंसी है, वो उसके अंदर मौजूद नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा कारोबार हो रहा है आगरा में, लखनऊ में, मेरठ में, कानपुर में, गाज़ियाबाद में, जहाँ पर बहुत सी कंपनियाँ ऐसी हैं जो दवाएं ऐसी बना रही हैं जिसमें हाफ पोटेंसी कह सकते हैं या एकदम लो पोटेंसी है या बिल्कुल है ही नहीं। जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें आप गिद्ध या भेड़िया कह सकते हैं, क्योंकि गिद्ध जो है मुर्दा इंसान को नोचता है और भेड़िया जो है वो सबको किसी को नहीं छोड़ता है। इसी तरह से इनका ये आलम है कि ये किसी को नहीं छोड़ रहे हैं। यानी जो दवा आप खा रहे हैं इसलिए कि वो दवा आपको आपके मर्ज़ को ठीक कर दे, लेकिन उसके लिए जब वो फार्मूला ही अंदर नहीं पहुंच रहा है तो आपका मर्ज़ कैसे ठीक होगा। इसलिए मर्ज़ बढ़ता चला जाता है और कभी कभी जब कंट्रोल से बाहर हो जाता है तो मौत भी हो जाती है।
तो ऐसी नकली दवा करने वाले जो कारोबारी हैं ये बहुत बड़ी मात्रा में इस वक्त मौजूद है, जिनके ऊपर बड़ी कार्रवाई करी है प्रशासन ने। आज एक रिपोर्ट भी छपी है एक अखबार में। उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, उत्तर प्रदेश में 10 बड़ी फार्मा जो कंपनियां हैं उनको जो है इसमें बैन किया गया है। कई लोगों के ऊपर जो है इसमें कार्रवाई की है। कोई भी दवा कंपनी नकली दवा नहीं बनाती, वो हमेशा असली दवा बनाती है। लेकिन जब उसकी दवा मार्केट में चल पड़ती है, मार्केट पकड़ लेती है, जो उसका ब्रांड नेम होता है, कोई मार्केट में पकड़ लेता है, तब उसकी नकल करने के लिए इस प्रकार के लोग, जैसे कि मैंने बताया, वो पैदा हो जाते हैं और वही लोग ये काम करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आप कैसे बचेंगे। आप जब मार्केट में जाते हैं किसी से दवा लेने के लिए, तो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल वाले के ऊपर आप भरोसा करते हैं तो उससे दवा लेते हैं। हमारे रामपुर में तो कोई बिल भी नहीं मांगता है, कम से कम अगर बिल उसके यहाँ का मौजूद है, उसमें बैच नंबर, कोड नंबर, सब चीज़ मौजूद होती है, तो कोई बात हो तो उसे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो अगर किसी को कोई रिएक्शन हो जाए या कोई बात हो जाए तो आप मेडिकल वाले पे क्लेम ही नहीं कर सकते, क्योंकि बिल तो है नहीं, वो तो मुकर जाएगा कहीं मेरे यहाँ से ली नहीं गई है। पर बात यही है कि जब आप जिन मेडिकल वालों पर भरोसा करते हैं, फार्मेसी वालों पर भरोसा करते हैं, वही आपको अगर नकली दवा दें तो फिर आप किसके पास में जाए। क्योंकि जो भी मेडिकल वाला दवा बेचता है उसको सब मालूम होता है कि कौन सी असली है उसके पास, कौन सी नकली है। अगर वो ओरिजिनल दवाएं जो ओरिजिनल कंपनी से आती हैं तो उस पर मार्जिन एक बहुत कम मार्जिन होता है, नॉमिनल मार्जिन होता है। पैसा कमाने के चक्कर में, ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में सेम नाम लिखा हुआ, सेम ब्रांड, सेम रेपर, सब कुछ, बट अंदर कुछ नहीं है उसके, वही ला के बेचते हैं, उन्हीं रेटों में बेचते हैं जिसमें ज़बरदस्त मुनाफे होते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं कि आज के जो मेडिकल से संबंधित कारोबारी हैं, जो फार्मेसी से संबंधित कारोबारी हैं, वो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते चले जा रहे हैं। अच्छी अच्छी कारें हैं उनके पास में, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, बंगले हैं, उनका रहन सहन बहुत अच्छा है। तो जहाँ पे इस कंपटीशन के मार्केट के अंदर में, इस कंपटीशन के बाज़ार में, कहते ये हैं कि ओरिजिनल दवाओं के अंदर जो मार्केट की रनिंग दवाएँ हैं उसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, 10 से लेके 20% के बीच में प्रॉफिट होता है। तो इतना बड़ा मुनाफा कैसे कमाया जा सकता है। लेकिन जिन दवाओं में वो लोग इन्हीं के नाम से जो दवाएं आती हैं उनमें 50%, 60% प्रॉफिट लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वैसा कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि ये जो नकली फार्मा वाले जो बनाते हैं, दवा बनाते हैं, ये बेचते किसको है? लोकल वालों को बेचते हैं। और लोकल वाले किसको बेचते हैं? हमें और आपको बेचते हैं। अगर वो हमारे विश्वास को ठेस पहुँचाएंगे, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे, तो फिर हम कहाँ जाएंगे, दवा कहाँ से लेंगे। इसलिए दोस्तों एक बात याद रखिए, जब कभी भी आप कोई दवा कहीं से भी ख़रीदें तो उसका बिल, उसका बैच नंबर, उसका कोड नंबर, इन सब को चेक करें, एक्सपायरी चेक करें, उसके बाद ही कहीं से कोई दवा खरीदें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें।